हे दोस्तों, दिस साइड अब है। तो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 करेंगे, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो दोस्तों, आज से 12,000 साल पहले की बात करें तो उस वक्त जो पेलोलिथिक पीरियड था हमारा, वो लगभग एंड हो चुका था। तो उस टाइम पे हमारी क्लाइमेट चेंज हुई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, वार्म कंडीशन बनी, जिसकी वजह से ग्रासलैंड डेवलप हुए। अब वहाँ पे खाने पीने का मिलेगा, ग्रासेस वगैरह मिलेगी, तो एनिमल को न्यूट्रिशन मिलेगा। एनिमल को न्यूट्रिशन मिलेगा तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस दिया जाएगा जब क्लाइमेट चेंज हुई थी, यानी कि आज से 12,000 साल पहले, उस वक्त किस तरीके से एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ी। फिर उसके 2,000 साल बाद, यानी कि आज से 10,000 साल पहले, जब न्योलिथिक एज आई, तो उस वक्त लोग हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर भी करने लगे थे। तो ये जो न्योलिथिक एज थी, इसमें नया जो काम था, ऑक्यूपेशन था, वो एग्रीकल्चर था। तो दोस्तों, उस वक्त जो ह्यूमन थे, इस तरीके से अपना फूड गैदर करते थे। फूड सिक्योरिटी इस तरीके से उनको मिलती थी। जैसे अगर हंटिंग की बात करें तो एनिमल की हंटिंग किया करते थे। गैदरिंग की बात करें तो फ्रूट, रूट्स, ग्रेन, एनिमल, इन सब चीज़ों की गैदरिंग किया करते थे बाद के लिए, कि जब भी उनको भूख लगेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी खाने की, तो उस वक्त खाना अवेलेबल होगा। इसके साथ फ़िशिंग भी करते थे। फ़िशिंग मेसोलिथिक टाइम में भी देखने को मिली। फ़िश खाते थे, उसे प्रोटीन मिलता था। और न्योलिथिक में एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो था वो स्टार्ट किया था लोगों ने, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन करना। तो जो बार्ले थी, वो सबसे पहले लोगों ने प्रोडक्शन की। वीट का प्रोडक्शन किया, राइस का प्रोडक्शन किया। तो जो अर्लीस्ट जो बार्ले क्रॉप थी, उसके जो रिमेन्स मिले हैं वो सुलेमान और किर्थल हिल से मिले हैं। आज से 8,000 साल पहले की बातें हैं ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास में है। अभी जब मैं आगे चल के मैप दिखाऊंगा तो मैप में क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये सब चीज़ें। इसमें जो भी जोग्राफिकल लोकेशन है, काफ़ी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो मैप में मेंशन है। तो जब आप एक बार मैप देखोगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ लोकेटेड है। राइस की बात करें तो फर्स्ट रिमेन्स जो थे इंडिया में, वो कोल्डिवा में मिले थे। यूपी में एक जगह है ये, मिर्ज़ापुर के पास। ये जो राइस है, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है इसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, क्लाइमेट डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। नॉर्थ में चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह रीजन, उत्तराखंड वाला रीजन, यहाँ आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। साउथ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ और वेस्ट इंडिया में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी क्लाइमेट कंडीशन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी अलग अलग होता है, क्योंकि जो क्रॉप होती है वो क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब दोस्तों, हम सेकंड पॉइंट पे देखते हैं कि डोमेस्टिफिकेशन कैसे हुआ और क्यों किया गया। तो जो डोमेस्टिफिकेशन का प्रोसेस था, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस था। इसके साथ ही जो डोमेस्टिफिकेशन था, आज से 12,000 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था। तो इंसानों ने सबसे पहले जो डोमेस्टिफिकेशन किया वो डॉग का किया था। शिप का, गोट का, हॉर्स का, डियर का, पिग का, इन सब एनिमल्स का डोमेस्टिफिकेशन हुआ। तो दोस्तों, डोमेस्टिफिकेशंस जो करते थे ह्यूमन, तो वो एक तो उनको विल्ड एनिमल से बचाने के लिए करते थे। दूसरा पर्पस उनका एक पर्सनल बेनिफिट था, क्योंकि कुछ एनिमल से एग मिलता था, मिल्क, मीट, और कहीं कहीं पे एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किया जाता था। जब हम टर्की के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्लू मिले हैं जिससे पता चलता है कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो एनिमल के थ्रू किया गया। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट में ये देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, डोमेस्टिफिकेशन से रिलेटेड है, एनिमल के कंटेस्ट में। तो ह्यूमन ने सेलेक्टिव प्लांट और एनिमल का ही यूज़ किया, उन्हीं का डोमेस्टिफिकेशन किया एनिमल के कंटेस्ट में, और प्लांट के कंटेस्ट में कुछ सेलेक्टिव प्लांट का ही प्रोडक्शन किया फूड सिक्योरिटी के लिए और भी अदर पर्पज़ के लिए। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ का एनालाइज़ किया कि ये डिसीज़ फ्री है या नहीं है। दूसरा पॉइंट, लार्ज साइज़ ग्रेन यील्ड पे कंसीडर किया, उस पर ध्यान दिया, उसको एनालाइज़ किया, ऑब्जर्व किया। तीसरी चीज़, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, एक जो हार्ड सब्सटेंस होता है प्लांट का, जैसे कि गन्ने की बात करें तो वो एलिवेटेड स्ट्रेट होते हैं। और इसके साथ ही जब भी ह्यूमन कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन करते थे तो उससे कुछ बीज बचा लेते थे जो नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते थे। तो जब उससे क्या होता था, क्रॉप अवेलेबिलिटी रहती थी, उसकी वजह से उनको फूड मिलता रहता था। अब जब एक ही जगह खाने
को मिल जाएगा तो वो दूसरी जगह जाने की उनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब एक जगह एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो फसल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न था कि जो ह्यूमन थे वो सेटल हो गए थे, यानी कि सीडेंटरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी न्योलिथिक पीरियड से। तो दोस्तों न्यू वे ऑफ लाइफ यही थी कि सीड होता था, सीड सोन करते थे, बीज बोते थे, इंसान क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, उसको हार्वेस्ट करते थे, उसको स्टोर करते थे। तो इस पूरे प्रोसेस में जैसे अगर हम आज भी देखेंगे, अगर गेहूँ की बात करते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर में सीड सोन पीरियड होता है, बीज बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो पूरा एक 4-5 महीने का प्रोसेस है, तो यानी कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अब इस बीच क्या होता है कि किसान बार बार फसल को देखता है अलग अलग टाइम में, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और पानी देना, तो इस तरीके से फसल का ध्यान रखा जाता है। तो पहले भी यही चीज़ होती थी, तो इस वजह से लोगों को एक जगह रुकना होता था काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी, तो जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल था ये न्योलिथिक से स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों जब स्टोर करते थे, जब क्रॉप जब हार्वेस्ट कर लेते थे तो उसको स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के इनके अलग अलग तरीके होते थे, जैसे कि अर्थन पोट हो गए, मिट्टी के बर्तन, वहाँ पे भी फूड को स्टोर कर लिया जाता था। और अर्थन पोट को खाली फूड स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, इसके साथ ही कुछ लोग डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते थे, अपने घरों में अलग अलग डिज़ाइन बना देते थे उन पर और फिर अपने घरों पर रख देते थे, जिससे उनका घर थोड़ा ज़्यादा अच्छा नज़र आए। कुकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता था कि इन मिट्टी के बर्तनों में खाना भी बनाया जाता था, आज भी बनाते हैं कई जगह, और इसी के साथ इन बर्तनों में खाना खाया भी जाता था। तो दोस्तों दूसरा तरीका होता था डक पिट्स करना, यानी कि ज़मीन में कहीं पे गड्ढा खोद दिया, फिर वहाँ पे जो भी खाना है, फूड है, वहाँ पे स्टोर कर दिया आगे के लिए। इसके साथ वो बास्केट की मतलब बास्केट बनाना, टोकरियाँ बनाना, फिर उसके अंदर फूड को स्टोर करके रख देना। जैसे हम अपनी कंट्री में बात करें अभी करंट सिनेरियो के अंदर कि एमएसपी पे सरकार ले लेती है किसानों से क्रॉप, उनको एफसीआई में स्टोर कर देती है। ऐसे अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे सिलोज बने होते हैं, मतलब पैक्ड कंटेनर होते हैं, जिससे मॉइस्चर नहीं लगता क्रॉप के अंदर और वो ख़राब नहीं होती जल्दी। अब दोस्तों फार्मर और हर्डर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसको हम कह सकते हैं हाँ न्योलिथिक पीरियड के अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों ही थे। तो इनको कुछ रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स के और कुछ रिमेन्स मिले हैं एनिमल्स बोन के। तो उन्होंने वो कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने उनकी साइंटिफिक स्टडी की। साइंटिफिक स्टडी के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें से एक होता है रेडियो कार्बन का यूज़। ये आइसोटोप होते हैं कार्बन के, इससे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेरे को वो मिल गया, अब मैं रेडियो कार्बन का यूज़ करूँगा, उससे रेडियो कार्बन का यूज़ करके मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टाइम बता सकता हूँ कि ये कितना पुराना है। तो इसका ये यूज़ होता है रेडियो कार्बन का। तो दोस्तों न्योलिथिक साइट को मैं मैप में शो ऑफ करूँगा कुछ ही देर में, उससे पहले थोड़ा सा ये सेटल लाइफ पर लेते हैं। तो दोस्तों सेटल लाइफ में हम बुर्ज होम की बात करते हैं, जो कि कश्मीर में सिचुएटेड है। यहाँ पे पीट हाउस देखने को मिले हैं। पीट हाउस मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे, वहाँ पे छोटे छोटे कमरे बना लेते थे, तो वहाँ रहते थे जिससे वो ठंड से बच पाएँ। वहाँ पे कुकिंग हीयर्थ भी मिली है, मतलब कि जो खाना बनाने के लिए चूल्हा होता है, गांव में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, शहरों में है तो आजकल ये गैस वैस आ गए हैं, इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों चूल्हे को बोलते हैं हीयर्थ। वहीं दोस्तों सेटल लाइफ के अंदर टूल्स की बात करें तो पॉलिश्ड टूल का यूज़ किया जाता था, और जो इसकी एज होती थी, यानी कि एक छोर होता था, किनारा होता था, तो उसको बहुत ज़्यादा शार्प किया जाता था। जैसे आजकल हम चाकू का यूज़ करते हैं किचन के अंदर, तो एक तरफ से बहुत ज़्यादा शार्प होता है, दूसरी तरफ से नॉर्मल होता है, लेकिन कोई कोई चाकू होते हैं दोनों तरफ से शार्प होते हैं। इसके अंदर देखें तो मोटर्स और पेसल्स का ज़्यादा यूज़ किया गया, यानी कि इमाम जस्ता हो गया, जैसे ओखली होगी, इसके अंदर क्या करते थे कि जो ग्रेन होता था, अनाज होता था, वो डाल देते थे, फिर उसको कूटते थे, तो छोटे छोटे काफ़ी बारीक में उसको कन्वर्ट कर लिया जाता था। और दोस्तों इसके साथ ही अर्थन पॉट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उसका भी यूज़ किया जाता था, उसके अलग अलग पर्पज़ देख लिए किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता था। अब इसके साथ ही दोस्तों एक वीविंग क्लॉथ्स भी कुछ मिले हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी है वीवर्स भी होंगे, क्योंकि वीवर्स होंगे तभी वीविंग्स क्लॉथ मिले हैं, तभी बने होंगे। तो दोस्तों जो क्लॉथ्स यूज़ होता था उसमें कॉटन का यूज़ होता था, यानी कि जो क्लॉथ मिले हैं वो कॉटन के मिले हैं, और कॉटन फर्टाइल लैंड में होता है, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। उसके साथ ही जैसे कि ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है। गुजरात हो गया, धारवाड़ वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, आयरन के कंटेंट ज़्यादा मिलेंगे इधर। तो दोस्तों हम लोग ये न्योलिथिक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी देखेंगे, कुछ साइटें ऐसी देखेंगे जहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी पैलोलिथिक एक्टिविटी के अंदर ही
जी रहे हैं, यानी कि हंटिंग और गैदरिंग तक ही सीमित हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हर तरह के माइंड सेट होते हैं, कुछ लोग जल्दी अडोप्ट करते हैं, जल्दी चेंज होते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं, कुछ लोग चेंज होना नहीं चाहते। तो यहाँ पे भी यही सब है। तो दोस्तों अब हम उस टाइम के कस्टम्स और प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो जो आर्कियोलॉजी है वो डायरेक्टली तो हमको इसके बारे में नहीं बताती, कस्टम और प्रैक्टिसेस के बारे में, लेकिन हाँ कुछ फार्मर्स और हर्डर्स से जो एक साथ मिलकर रहते थे ग्रुप में, इनको ट्राइब्स कहा जाता था। तो चलो थोड़ा सा और ज़्यादा जान लेते हैं ट्राइब्स के बारे में। जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन एक साथ रहती है किसी सेटलमेंट में या फिर किसी छोटे से गाँव में, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं ट्राइब्स के। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि मोस्ट फैमिलीज एंड ग्रुप रिलेटेड टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है कि ट्राइब्स में होता था कुछ जो फैमिली थे, परिवार थे या फिर जो ग्रुप थे, वो वो एक दूसरे से रिलेटेड थे, यानी कोई किसी ना किसी तरीके से रिलेशन में थे, तो जिसकी वजह से ट्राइब्स बनती थी। कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिसमें मैन लीड करते थे, कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जिसमें वुमेन भी लीड कर सकती थी। तो हर एक ट्राइब्स का अपना एक यूनिक और रिच कल्चर होता था, अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद का म्यूज़िक, खुद का डांस, स्टोरीज़, अपनी पेंटिंग, अपने अपने भगवान देवी देवता। तो दोस्तों मान लो कि 2 ट्राइब्स है, तो दोनों की जैसे लैंग्वेज होगी, म्यूज़िक होगी, डांस होगी, इसमें जो डिफरेंस होता था वो कम भी हो सकता था और ये ज़्यादा भी हो सकता था। ये उनके कल्चर पे, उनके जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब अगर इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो हंटिंग करना, गैदरिंग करना, फार्मिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल क्लीनिंग, एनिमल मिल्किंग, ये सब इनका काम होता था। इसके साथ कुछ पॉट्स वगैरह बनाते थे, यानी कि पोटर्स होते थे, कुछ बास्केट्स बनाते थे, कुछ अलग अलग टूल्स बनाते थे, स्टोन के टूल, वुड, कुछ हट्स बनाते थे, वो जिसको कच्चा घर बोलते हैं, कच्चा मकान बोलते हैं, यानी कि झोपड़ी। तो ये सब इनके ऑक्यूपेशंस होते थे। तो अब हम आगे के बारे में बात करते हैं, मेहरगढ़ के बारे में। तो जो मेहरगढ़ है ये एक फर्टाइल प्लेन है जो कि बोलन पास में आता है। जब हम यहाँ से ईरान जाएंगे तो ईरान के रूट पे पड़ता है, ये वहाँ सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखने को मिला लोग इधर बार्ले या फिर वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते थे, क्योंकि जो भी कंडीशंस थी, क्लाइमेट कंडीशन थी, वो बार्ले और वीट के लिए सूटेबल थी। यहाँ पे शिप और गोट की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसके साथ ही डियर और पिग की भी कुछ बोन्स मिली है। इसका मतलब ये है अगर बोन्स मिली है तो यहाँ पे डियर और पिग्स का भी लोग यूज़ करते थे, हो सकता है डोमेस्टिफिकेशन का किया हो। और इसके साथ ही वहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं। और मेहरगढ़ को एक बूरियल साइट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेड पर्सन होता था उसको ब्यूरीड कर दिया जाता था, कुछ फूड आइटम्स के साथ, कुछ ऑब्जेक्ट के साथ, जो भी उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट था। क्योंकि उस वक्त लोगों की ये मानसिकता थी कि किसी दूसरी दुनिया में जब भी कोई इंसान जाएगा तो हो सकता है उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो, तो इसलिए जहाँ पे भी डेड बॉडी ब्यूरीड की जाती थी उसके आसपास ये सारी चीज़ मिलती थी। तो दोस्तों यहाँ पे साइड में मैंने ग्रीन कलर में मेंशन किया हुआ है खैबर पास, गोमल पास, बोलन पास, और मैप में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे भी मेंशन किया गया है। अब हम दार्जिलिंग हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दार्जिलिंग हेडिंग है ये नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्र वैली में। ब्रह्मपुत्र वैली इंडिया के अंदर यू टर्न लेके एक गोर्ज के रूप में एंट्री करती है। तो इसको हम ईस्ट गेटवे बोलते हैं, यानी चाइना या फिर म्यांमार जाने का एक रास्ता होता है। यहाँ पे जो टूल मिले हैं स्टोन और वुड के टूल मिले हैं, जैसे मोर्टल हो गया, पेसल्स हो गया, ये वही मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओखली, इमाम जस्ता, अनाज को पीसने के काम आता था। इसी के साथ ये जेडाइट स्टोन जो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी मेंशन किया था, इसका नाम, ये चाइना से यहाँ पे लाया गया था। तो ये जो पत्थर है ये नीले रंग का पत्थर है, जो ज़्यादा चमकता नहीं है, एक रफ़ टाइप का ब्लू स्टोन है। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैप है, इसमें जहाँ जहाँ जी है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ग्रेन्स मिले हैं। जहाँ जहाँ बी है यानी कि वहाँ पे बोन्स मिली, यानी एनिमल बोन्स मिली है। और जहाँ जहाँ जी एंड बी है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ग्रेन भी मिले हैं और वहाँ पे बोन्स भी मिली है। मैं बात करता हूँ बुर्ज होम की, जो कि कश्मीर से सिचुएटेड है, तो वहाँ पे ग्रेन मिले हैं, जी फॉर ग्रेन मिले हैं। मैं बात करता हूँ मेहरगढ़ की, जो कि किरथल हिल के काफ़ी नियर है, वहाँ पे ग्रेन और बोन्स दोनों मिली है। मैं महागारा, जो कि यूपी में सिचुएटेड है। बेलन वैली, तो दोस्तों ये जो महागारा है ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, इसको पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कैटल डोमेस्टिफिकेशन के एविडेंस मिले हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे बोन मिलेगी। आपको चिरंद देखने को मिलेगा बिहार के अंदर, यहाँ पे बोन्स मिलेगी। वहीं गारो हिल देखने को मिलेगी, देखो गारो खासी जयंतिया हिल, ये मेघालय में सिचुएटेड है। वहीं आप
डाउजली हेडिंग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे मोर्टल और पैसल्स देखने को मिलेगी आपको, यानी कि ग्रेन देखने को मिलेंगे आपको। अब साउथ इंडिया में आ जाते हैं। हल्लूर देखिए, यहाँ पे ग्रेन देखने को मिलेंगे कर्नाटक के अंदर। फिर पय्यमपल्ली, यहाँ पे भी ग्रेन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ न्योलिथिक साइट है। अब इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं। पाकिस्तान में सिचुएटेड है ये। 1 पे है खैबर पास, 2 पे है गोमल पास और 3 पे है बोलन पास। तो दोस्तों ये पासिस हो गए हैं। यहाँ पे सुलेमान हिल है और किरथल हिल है, जो कि यहाँ पे ग्रीन पेन से कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप और क्लियर तरीके से देख सकते हो ग्रेन और बोन्स, कौन कौन से ग्रेन कहाँ कहाँ उगाए जाते थे और कौन कौन से बोन्स यानी कौन कौन से एनिमल वहाँ मिले हैं। इस टेबल के थ्रू आप इन सब चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर क्रिस्टल समझ सकते हो। अब दोस्तों हम टर्की की बात करते हैं। टर्की में कैटल हुयूक नाम की एक न्योलिथिक साइट है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दूर दूर से लेकर आई गई हैं। जैसे कि फ्लिंट की बात करें तो फ्लिंट सीरिया से लाया गया है, कावरीज रेड सी से, शेल्स मेडिटेरियन सी से। तो ये बताया जाता है कि उस वक्त कोई कार्ट्स नहीं थे, तो हो सकता है कि एनिमल्स की बैक पे रख के इनको लेकर आया गया हो। तो दोस्तों इस तरीके से एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों यही एक चैप्टर था। तो इस चैप्टर में न्योलिथिक साइट थी। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और जल्दी मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।